मार्कस का फोन तीसरी रात के बीच में गूंज उठा, इतनी जोर से कि जैसे किसी ने अंधेरे में गोलियां चला दी हो। वो होश में न आया, आंखें बूझी बूझी सी, हाथ अंधेरे में बेड के पास वाली टेबल पर मारता रहा। एक ग्लास गिर गया। स्क्रीन पे टाइम चमक रहा था, 2:17 AM। अननोन नंबर। उसके बिस्तार का खाली कोना उसका मजाक उड़ा रहा था। रिबेका को तो कब का लौट आना चाहिए था। 7 बजे बुक क्लब गई थी, नए डिजाइनर टॉप में, महंगा परफ्यूम लगा के। हेलो, उसकी नींद से भारी आवाज में बेचैनी थी। मिस्टर मार्कस रीड? आवाज ऑफिशियल थी, बेजाज़बा। ऑफिसर डैनियल्स, मेट्रो पुलिस से बोल रहा हूँ। आपकी बीवी रिबेका रीड, एक हादसा हुआ है। मार्कस एकदम से उठ बैठा। कैसा हादसा? क्या वो ठीक हैं? उन्हें वेस्टलेक मोटेल से एक कॉम्प्रोमाइज्ड हालत में पाया गया, अब मेमोरियल हॉस्पिटल में हैं। आप तुरंत पहुंचें। वेस्टलेक मोटेल? रिबेका तो सिटी के दूसरे कोने में बुक क्लब में थी। मोटेल का नाम सुनकर मार्कस का दिमाग घूम गया। ज्यादा फोन पे नहीं कह सकते, ER स्टाफ बता देगा। 15 मिनट में पहुंचता हूं, मार्कस ने कॉल काट दिया। लाइट ऑन की, कपड़े डाले और तुरंत निकला। उसका लॉयर दिमाग पस्ट के हर अनयूजुअल मोमेंट को याद कर रहा था। रिबेका का फोन हमेशा स्क्रीन डाउन, लैपटॉप का स्क्रीन घुमा लेना जब वो रूम में आता, वो इमरजेंसी वर्क ईमेल्स, डिनर के वक्त, जिम का वो मेंबरशिप जो घर के पास वाले से दूर था, हॉस्पिटल का सफर उसके लिए धुंधला था। एक सिग्नल रेड था, फिर भी निकाल गया। ER की रोशनी ने आंखें चुंधिया दी। रिसेप्शन पे नर्स को बोला, रिबेका रीड, मुझे कॉल आई थी। नर्स की आंखों में पहचान थी और थोड़ी सी समयपति भी। डॉक्टर मेरिट आएंगे अभी। मार्कस वेटिंग एरिया में इधर उधर घूमता रहा जब तक एक डॉक्टर आया। वेयर इज शी? वो सर्जरी में है। एक फॉरेन ऑब्जेक्ट अंदर फंस गया है। डेलिकेट केस है लेकिन स्टेबल है। फॉरेन ऑब्जेक्ट? मार्कस की जबान सूख गई। डिटेल्स बाद में। डॉक्टर ने टाल दिया। तभी एक यंग ऑफिसर उसके पास आया, शायद वही डेनियल्स। रूम 203 वेस्ट लेक मोटेल। सिक्योरिटी फुटेज में एक आदमी दिख रहा है, 6'2", एथलेटिक बिल्ड। क्या कर रहा था वो वहां? मार्कस का गुस्सा भड़क रहा था। फुटेज इंटीमेट लगती है। मार्कस ने ज्यादा सुनना नहीं चाहा। ऑपरेटिंग रूम के डोर्स की तरफ भागा। विंडो के अंदर मेडिकल स्टाफ उसकी बीवी के ऊपर झुका था। रिबेका बेहोशी में पड़ी थी। मार्कस ने अंदर घुसने की कोशिश की। सर, स्टेराइल जोन। नर्स ने रोका, लेकिन मार्कस देख चुका था। सर्जन के हाथ में एक बड़ा वल्गर टॉय था। बाहर निकाला गया तो उसका गुस्सा बर्फ सा ठंडा और पत्थर सा सख्त हो चुका था। सुबह होने तक मार्कस एक फैसला ले चुका था, रिबेका की बेवफाई की कीमत दोनों को चुकानी पड़ेगी, और जो भी उसका लवर था उसका भी अंजाम तय हो चुका था। ये मैं भी जानना चाहता हूं। मार्कस की आवाज में बर्फ था। बुक क्लब कैसा था? रिबेका ने कंबाल को जोर से पकड़ लिया। सब धुंधला सा है। रूम 203 वेस्टलेक मोटेल। मार्कस झुक कर बोला। कुछ याद आया? उसका रंग उड़ गया, आंसू निकाल के गाल तक बहता है। मार्कस प्लीज। वो कौन था? लंबी खामोशी के बाद उसने कहा, कॉनर अल्वारेज। उससे इलाइट फिटनेस में मिली थी 3 महीने पहले। 3 महीने? मार्कस की आवाज में चीख छुपी थी। 3 महीने का धोखा। वो सिर्फ मेरा ट्रेनर था, मुझे समझता था। एक दिन बात करते करते रिबेका रुक गई। बस करो, रोमांस नॉवल की जरूरत नहीं। मार्कस ने उसकी बात काट दी। उस रात उसने कुछ नया ट्राई करने को कहा। रिबेका रो रही थी। कुछ गलत हो गया और वो मुझे वहां छोड़ के भाग गया। मार्कस तुरंत उठ खड़ा हुआ। मैन उसका नाम, सबूत, सब कुछ चाहिए। फोन में होगा। रिबेका ने पैनिक में कहा, वो मेरा फोन क्यों चाहिए? क्योंकि अब मुझे अपने लॉयर के लिए सबूत चाहिए, मार्कस ने ठंडे लेकिन कड़क लहजे में कहा। हॉलवे में ऑफिसर डैनियल्स को कॉर्नर किया। मुझे मेरी वाइफ का फोन चाहिए। कॉनर अल्वारेज, एलीट फिटनेस ट्रेनर, वो ही है। फोन तो एविडेंस में है, डैनियल्स ने बताया। मुझे उसके और रिबेका के दरमियान हर मैसेज चाहिए। ऑफिसर ने उससे एक प्लास्टिक बैग दिखाया, रिबेका के बिलोंगिंग्स। मार्कस ने फोन का पासकोड मांगा। You fear not to you। रिबेका की कमजोर आवाज पीछे से आई। हमारी एनिवर्सरी। मार्कस ने अनलॉक किया। चैट थ्रेड खुला हुआ था। CA। हर मैसेज, हर फोटो एक नया जख्म था। रिबेका लंजरी में, इंटीमेट पिक्चर्स, मॉकिंग टेक्स्ट्स। मार्कस क्लूलेस है। क्लाइंट डिनर के कर निकाल गई थी। लास्ट नाइट वॉज द बेस्ट।
मार्कस के हाथ कांप रहे थे। हर एक मैसेज का स्क्रीनशॉट ले रहा था। रिबेका रो रही थी। मैं ये सब लॉयर को दूंगा, मार्कस ऑफिसर डैनियल्स को बोला। फोन इन्वेस्टिगेशन में रहेगा, लेकिन रेलेवेंट डेटा आपको दिया जाएगा, डैनियल्स ने तसल्ली दी। मार्कस ने अपने पार्टनर को कॉल किया। डेविड, डिवोर्स पेपर्स बना दो, इनफिडेलिटी क्लॉज के साथ। मेरे पास सबूत है, एयर टाइट। रिबेका घुटनों पे गिर गई। आईवी ट्यूब टैंगलिंग। मार्कस प्लीज, 10 साल का रिश्ता था। वही तो। मार्कस का चेहरा पत्थर बन गया। तुमने ही उससे तोड़ दिया, मैं नहीं, रिबेका ने रोती रोती कहा। कॉनर ने मुझे मैनिपुलेट किया। वो असली नहीं था, तुम हो। तुम्हारे असली ने तुम्हें मौत के मुंह में छोड़ दिया। मार्कस ने ऑफिसर डैनियल्स से कहा, कॉनर पे फुल इन्वेस्टिगेशन चाहिए। जब रिबेका स्टेबल हो, उसका कंप्लीट स्टेटमेंट लेना। डैनियल्स ने सर हिलाया। अंडरस्टूड। सारा डॉक्यूमेंटेशन डेविड हैरिंगटन को भेज देंगे। मार्कस ने एक बार भी पीछे नहीं देखा जब वो निकला। जो औरत उसने चाहा था वो मर चुकी थी। उसकी जगह एक बेवाफा अजनाबी ने ले लिया था। मार्कस सीधा एलीट फिटनेस स्टूडियो गया। सुबह 6 बज रहे थे। जिम में सिर्फ कुछ लोग थे, वो भी अपनी एक्सपेंसिव एक्टिव वेयर में बिजी। रिसेप्शन पे एक बबली ब्लॉन्ड स्केड्यूल कार्ड्स एडजस्ट कर रही थी। कॉनर अल्वारेज से मिलना है, मार्कस ने कहा। वो 6:30 पे क्लाइंट के साथ है। लाउंज में वेट कर। मैं क्लाइंट नहीं हूं। मार्कस की आवाज खामोश लेकिन ठोस थी। उसे बुलाओ। रिसेप्शनिस्ट का चेहरा सीधा हो गया। आपका नाम? मार्कस रीड, रिबेका रीड का हस्बैंड। उसके चेहरे पे पहचान का झटका आया। ओ, वो कॉनर की रेगुलर थी। ट्रेनर्स रूम, आखिरी दरवाजा लेफ्ट में। मार्कस धीरे धीरे हॉलवे से गुजरा। ग्लास स्टूडियोज में कुछ लोग वार्म अप कर रहे थे। ट्रेनर्स रूम का दरवाजा आधा खुला था। अंदर कॉनर प्रोटीन शेक बना रहा था। जिम वेयर में, तन और स्टबल के साथ परफेक्ट ट्रेनर लुक। मार्कस ने दरवाजा पूरा खोला। कॉनर ने देखा तो पहले कुछ नहीं बोला, फिर पहचान आई। आप कॉनर अल्वारेज? मार्कस ने पूछा। दरवाजा बैंड कर दिया। कॉनर ने शेक रख दिया। हाँ, आप कौन? रिबेका का हस्बैंड। कॉनर का रंग पीला हो गया। लुक, आई डोंट नो व्हाट यू थिंक। बस। मार्कस उसकी तरफ आया। रिबेका हॉस्पिटल में है। तुमने उसे ब्लीडिंग कंडीशन में मोटेल में छोड़ दिया। कॉनर ने दरवाजे की तरफ देखा। वो एक्सीडेंट था, उसने खुद चाहा था। मैं घबरा गया। मार्कस ने उसकी बात दोहराई। तुमने एक जख्मी औरत को छोड़ दिया और भाग गए। 911 कॉल की थी। एनोनिमसली कॉनर डिफेंड कर रहा था। मार्कस ने एक ठंडी सी हंसी छोड़ी। वो मैसेजेस भी पढ़े हैं, तुम्हारे जोक्स, प्लान्स और मेरे पीछे मजाक। वो खुद आई थी। शायद तुम्हारी बिजी लाइफ से बोरे हो गई थी। पंच। मार्कस का घुंसा सीधा उसके सोलर प्लेक्सस में। कॉनर झुक गया, हाथ से स्टमक पकड़ लिया। मार्कस ने उसका गाला पकड़कर वॉल पे दे मारा। मैं तुम्हें मार भी सकता हूं, मार्कस ने धीरे से कहा, और वो भी लीगल तरीके से। कॉनर ने हाथ मारकर छुड़ाना चाहा, लेकिन मार्कस ने प्रेशर कम किया। नहीं, तुम्हें जीना है। रोज इस बात के साथ उठना है कि तुमने किसकी जिंदगी बर्बाद की। मार्कस ने उससे गिरा दिया। कॉनर जमीन पर खंसी में उलझ गया। पुलिस को सब दिया जा चुका है। चार्जेस, रेकलेस एंडेंजरमेंट, अबैंडनमेंट। कॉनर ने घबरा कर कहा, प्रूव क्या करोगे? मार्कस झुका। मैं टॉप क्रिमिनल लॉयर हूं। सिक्योरिटी फुटेज, टेक्स्ट्स, रिबेका का स्टेटमेंट, सब मेरे पास है। तुम खत्म हो। कॉनर ने गुस्से में पंच मारने की कोशिश की। मार्कस ने बचकर उसका हाथ पकड़कर पीठ पे मोड़ दिया। ये अब असॉल्ट के चार्जेस भी ऐड हो गए। तभी डोर खुला। ऑफिसर डैनियल्स 2 यूनिफॉर्म्ड ऑफिसर्स के साथ अंदर आए। कॉनर अल्वारेज? डैनियल्स ने फॉर्मल टोन में पूछा। आप वेस्ट लेक मोटेल केस में अरेस्ट हो रहे हैं। मार्कस ने एक कदम पीछे लिया। जस्ट असॉल्टेड मी, ऑफिसर। पुलिस ने कॉनर को कफ्स में ले लिया। मार्कस ने धीरे से कहा, यह शुरुआत है। तुम्हारा असलियत में अजाब अभी बाकी है। कॉनर को जिम से ले जाते वक्त हर आंख उस पर थी। फोन्स रिकॉर्ड कर रहे थे। मार्कस डोर से देखता रहा। एग्जैक्टली जैसे चाहा था, पब्लिक ह्यूमिलिएशन। डैनियल्स ने मार्कस से कहा, अच्छा टाइमिंग था, थोड़ा ज्यादा कन्वीनियंट। आई बिलीव इन जस्टिस, मार्कस ने मुस्कुराते हुए कहा। बस कोर्ट से पहले थोड़ा प्रेप कर लिया। 6 months had passed since Conor Alvarez's mugshot went viral. Marcus Reed now stood atop his high-rise apartment, glass of whiskey in hand, watching the city flicker beneath him like a breathing beast. He had everything. His firm had expanded. He'd made partner, and his courtroom wins were front-page news.
And yet, the silence in his apartment was louder than any gavel. The doorbell rang. He wasn't expecting anyone. He checked the camera. Rebecca. Not the broken woman who'd cried on his office floor. This version stood straight, simple, composed, almost peaceful. He opened the door without speaking. "I'm not here to ask for anything," she said softly. Then, "What? I'm leaving. For real this time. New city, new job. I wanted to say goodbye. Properly." "You never did anything properly, Rebecca." She took the hit without flinching. "I just wanted you to know. I've joined a support group. Not for what happened to me, for what I did to us." Marcus stared at her. No anger, just exhaustion. "Good for you." Rebecca reached into her coat and held out a slim, worn paperback. "What's this?" "Our book." She smiled faintly. "The one we read the summer we fell in love." Marcus took it. The spine was cracked, pages underlined. "Why give this to me?" "Because somewhere between war and peace, we existed." He didn't respond. She turned to leave, then paused at the threshold. "Marcus? Yeah. Do you ever feel like revenge doesn't end? That it just waits?" He considered that, then said, "No. Revenge ends, but what it leaves behind doesn't." She nodded like she already knew, and then she was gone. That night, Marcus sat alone on his couch, the old book in his lap. Inside the cover, Rebecca had written a single sentence. "If you ever become soft again, I hope it's not for me, but for the man you used to be." 1 year later, Marcus was speaking at a criminal justice conference when he saw her again. Not Rebecca. A woman in the third row. Sharp, thoughtful, listening. After the session, she approached him. "I loved your take on psychological manipulation in domestic crime cases," she said. He smiled politely. "Thank you. Are you a student?" "Public defender," she said. "Came here to listen. Stayed because you made sense." He hesitated. "Coffee?" She nodded. "Only if it's strong." They didn't talk about betrayal, or wounds, or ghosts. They talked about books, dogs, why city lights look lonelier the higher up you go. That night, Marcus didn't drink alone. He didn't check Rebecca's social media. He didn't stare at the ceiling wondering where it all went wrong. That night, he just slept. For the first time in over a year, without clenched fists or phantom guilt, because revenge might end in ashes. But healing, Aisha Boss, begins in silence.